कुछ काल से सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजन कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उसकी कोई आवश्यकता थी और न उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का काम काज वह करती, रसोई सुवामा स्वयं बना लेगी। परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे ये गति हुई कि जब देखे ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर रहता है तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वह स्कूल चला जाता है त्यों ही वह चद्दर ओढ़कर पड़ी रहती है और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती है। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि यह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटी को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उस संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवाम ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे। यह नी स्प्रेह और नी स्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर हो आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप माता तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है। सुवाता हंसकर, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? प्रताप मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुवामा प्रताप का हाथ पकड़कर, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं? ताप पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी ये दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वह दौड़कर विरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक विरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दीख पड़े। चौंक कर बोली, लल्लू क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और सिसकने लगा। विरजन बोली, न बताओगे क्या? चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं विरजन, माँ बहुत बीमार है। ये सुनते ही वृजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मुंद हुई है और लंबी सांसें ले रही हैं। उनका हाथ थामकर विरजन झिंझोड़ने लगी, चाची कैसी जी है, आंखें खोलो, कैसा जी है? परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब वह ताक पर से तेल उतारकर सुवाम के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गई। विरजन, चाची कैसा जी है, कहीं दर्द तो नहीं है? सुवामा, नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? विरजन, वह तो मेरे घर है, बहुत रो रहे हैं। सुवामा, तुम जाओ उसके साथ खेलो, अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो रही थी कि सुशीला का भी शुभागमन हुआ। उसे सुवाम से मिलने की तो बहुत दिनों से उत्कंठा थी, परंतु कोई अवसर न मिलता था। इस समय वह सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। विरजन ने अपन माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजाकर कहने लगी, माँ आई, माँ आई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगी। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वह द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के मियों में से थे और जब कभी का पड़ता तो वे ही बुलाए जाते थे। प्रताप को केवल इतना विदित था कि वे बरना नदी के किनारे लाल बंगल में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर न पड़ा था, परंतु उस समय मातृभक्ति के वेग से उद्विग्न होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगल चलोगे? लाल बंगला प्रसाद स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटन सुवामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वह सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर गया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं।
सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई, ये डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेमाधिक्य से उसे गोदी में बैठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? ये कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुवामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वे प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधि और साथ ले आए थे। उसे पिलाने की सम्मति देकर 9 बजे बंगले को लौट गए। परंतु जीर्ण ज्वर था, अतः पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियां खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उनकी बहन है। एक बार सुवाम ने डरते डरते फीस के रुपये एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा, वह पैदल स्कूल जाता है, पैरगाड़ी मोल ले लेगा। विरजन और उनकी माता दोनों सुवामा की शुश्रूषा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु विरजन वहां से एक क्षण के लिए भी न टलती। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो वह भोली भोली बातों द्वारा उसका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवाम बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आ बैठती और जब तक निद्रा के मारे झुक झुक न पड़ती, वहां से उठने का नाम न लेती, वरन प्रायः वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन रिजरानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थीं, और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही है। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। ज्यों ही वह उसको उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, विरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? विरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बतलाऊंगी। सुवामा, मेरी अच्छी विरजन, बता तो क्या सोचती थी? विरजन लजाते हुए, सोचती थी कि ... जाओ हंसो मत, न बतलाऊंगी। सुवामा, अच्छा ले, न हंसूंगी, बताओ। ले, यही तो अब अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आंखें मूंद लूंगी। विरजन, किससे कहोगी तो नहीं? सुवामा, नहीं, किसी से न कहूंगी। विरजन सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब बड़े आनंद से रहूंगी। सुवामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी, वह तो तेरा भाई है। विरजन, हाँ भाई है, मैं जान गई, तुम मुझे बहू न बनाओगी। सुवामा, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछूं देखूं क्या कहता है। विरजन, नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ूं। सुवामा, मैं तो कह दूंगी। विरजन, तुम्हें हमारी कसम, उनसे न कहना।